हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशीला आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुशीला जीएस क्लासेस में। आज हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। सबसे पहले आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर आप लगातार देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पार्ट 1 में मैंने बता रखा है कि जनजातीय विद्रोह को करने के पीछे क्या कारण थे, क्यों जनजातीय विद्रोह हुए और उनके पीछे का क्या कारण था। तो सबसे पहले आप कारण समझें और कौन सा जनजातीय विद्रोह झारखंड में सबसे पहले किया गया था, ये भी मैंने पहले पार्ट पर बता रखा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। आज हम लोग देखेंगे तिलका आंदोलन के बारे में। और भी आंदोलन है, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं तिलका आंदोलन। ये स्टार्ट होता है 1783 से 1785 तक चलता है। तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 ईस्वी में होती है। तिलका मांझी के द्वारा किया जाता है और उनके जो समर्थक होते हैं, तिलका मांझी के जो समर्थक होते हैं, वे इस आंदोलन में भाग लेते हैं। यह आंदोलन अंग्रेजों के दमन व फूट डालो की नीति के विरोध में था और अपने जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु किया गया था, क्योंकि अंग्रेज जो थे झारखंड वासियों जो जनजाति थे, उनके जमीन पर अधिकार कर लिए थे। तो उसको वापस लेने के लिए ये जनजाति जो है आंदोलन कर देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब इस जो तिलका आंदोलन का मेन प्रमुख उद्देश्य था आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। ये सामंतवाद से मुक्त होना चाहते थे। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रमुख केंद्र कौन सा था तिलका आंदोलन का, तो ये आपका हो जाएगा वनचरीजोर, जो वर्तमान में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी का अन्य नाम, ये देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको आप याद रखते चलेंगे। तो तिलका मांझी का दूसरा नाम था, अन्य नाम था जबरा पहाड़िया। उन्हें जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता था। अब इसमें देखिए, इस आंदोलन के प्रचार हेतु, इसका जो तिलका आंदोलन था उसके प्रचार के लिए साल के पत्ते का उपयोग किया गया था। तिलका मांझी ने तीर मारकर 13 जनवरी 1784 को क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्लीवलैंड की हत्या कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। 1784 में तिलका मांझी ने इन्हें मार करके इनकी हत्या कर दी थी। क्लीवलैंड की हत्या के बाद अंग्रेज अधिकारी आयर कूट ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया। तो ये आप याद रखेंगे कि किसने अभियान चलाया तिलका मांझी को पकड़ने के लिए, तो वो हो जाएंगे आयर कूट। छापामार युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी द्वारा सुल्तानगंज पहाड़ी से की गई थी। ये भी आप याद रखेंगे कि छापामार युद्ध, जिसे हम लोग गोरिल्ला युद्ध भी कहते हैं, तो ये जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तिलका मांझी के द्वारा। पहाड़िया सरदार जौराह ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का सहयोग किया था। जौराह नाम के सरदार थे, उन्होंने तिलका मांझी को पकड़ने में अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तिलका मांझी को 1785 में भागलपुर में बरगद के पेड़ से फांसी दे दी गई थी। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि किस पेड़ पर उन्हें फांसी दी गई थी, तो भागलपुर में बरगद के पेड़ पर उन्हें लटका दिया गया था। उनकी याद में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को अभी लोग बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जानते हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी थे। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त हुआ है झारखंड में, तो वो हो जाएंगे तिलका मांझी। अब नेक्स्ट हम लोग
जनजातीय विद्रोह में देखेंगे बुधू भगत का मुंडा विद्रोह। देखिए मुंडा विद्रोह दो है, एक बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया विद्रोह है, लेकिन हम लोग इसमें बुधू भगत के द्वारा किया गया हुआ देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा के द्वारा भी विद्रोह जो हुआ था उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बुधू भगत ने किया। इस विद्रोह को लड़ाका महाविद्रोह भी कहा जाता है। जो बुधू भगत के द्वारा मुंडा विद्रोह किया गया था उसे लड़ाका महाविद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह का विस्तार सिलागाई क्षेत्र में था। बुधू भगत कोल विद्रोह से भी जुड़े हुए थे, ये कोल विद्रोह में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हो विद्रोह। हो विद्रोह कब होता है? 1820 से 1821 के दौरान होता है। हो विद्रोह हो देशम, हो लोगों के निवास स्थान को हो देशम कहा जाता है, पर कभी मुगलों और मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। जो हो लोगों का जो निवास स्थान था वहाँ मुगल और मराठा कभी अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाते हैं, कभी उन पर प्रभुत्व नहीं बना पाते हैं। हो जनजाति के लोग स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और लड़ाकू किस्म के होते हैं। ये राजा को नियमित कर का भुगतान नहीं करते थे और ये लड़ाई में विश्वास रखते थे और स्वतंत्र रहना चाहते थे। इस वजह से ये कभी भी कर का भुगतान नहीं करते थे। पोरहाट के जो राजा थे जगन्नाथ सिंह ने जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए, देखिए ये जो पोरहाट के राजा थे जगन्नाथ सिंह, वो चाहते थे हो जनजाति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, इसलिए वो अंग्रेजों से मदद मांगते हैं। मेजर रफसेज से सेना के साथ मिलकर के देशम, यहाँ पे देशम हो जाएगा, हो देशम में प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप जनजाति के लोगों ने पोरहाट के राजा और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। क्योंकि ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं इसलिए ये अपने ऊपर किसी को भी राज करने नहीं देना चाहते हैं। इस वजह से ये पोरहाट के राजा और अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह छेड़ देते हैं। चाईबासा के निकट 1820 में, ये याद रखेंगे कि जो हो विद्रोह था ये 1820 में रोरो नदी के किनारे अंग्रेज और हो लोगों के बीच विद्रोह हुआ था। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सी नदी के किनारे हो विद्रोह हुआ था, तो वो हो जाएगा रोरो नदी के किनारे 1820 ईस्वी में। बाद में पुनः हो लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला तथा 31-32 में कोल विद्रोह में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोल विद्रोह में बुधू भगत भी पार्टिसिपेट किए थे और देखिए हो जनजाति के लोग भी कोल विद्रोह में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32। क्योंकि ईयर भी पूछता है तो आपको ईयर भी याद होना चाहिए। 31-32 में हुआ था कोल विद्रोह और 20-21 में हुआ था हो विद्रोह। कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित, ये आप याद रखेंगे कि झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह, सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह जो था वो कोल विद्रोह ही था। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि सबसे व्यापक सुसंगठित विद्रोह कौन सा था, तो वो हो जाएगा कोल विद्रोह। विद्रोहों के प्रमुख कारण, ये इस विद्रोह के प्रमुख क्या क्या कारण थे ये हम लोग देखते हैं। लगान की ऊंची दरें, लगान बहुत ज्यादा ऊंचा था, बहुत ज्यादा कर था। लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि से मालिकाना हक की समाप्ति, जैसे ये अगर लगान नहीं दे पाते थे तब अंग्रेज इनकी भूमि पर कब्जा कर लेते थे। दूसरा पॉइंट देखिए, अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना। अफीम की खेती जबरदस्ती करवाया जाता था। आपको पता होगा या फिर मालूम नहीं भी होगा तो आप पढ़ सकते हैं। अफीम की खेती जो होती है उस पर अगर किसी खेत पर अगर अफीम की खेती की जाती है तो वो दूसरे टाइप के खेतों के लिए वो बाद में वो जमीन सही नहीं रह जाती है। अफीम की खेती जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है उसे समाप्त कर देती है। दिक्वों ठेकेदारों, व्यापारियों तथा आदिवासियों का आर्थिक शोषण। जो ये अंग्रेज थे, ठेकेदार थे
और व्यापारी संघ था वो आदिवासियों का शोषण करता था। चौथा पॉइंट देखिए, अंग्रेजों द्वारा आरोपित विभिन्न प्रकार के कर, इनके कर जो थे इनसे भी ये बहुत परेशान थे। जैसे देखिए 1824 में हड़िया पर लगाया गया पथचुई कर। देखिए जनजाति लोग एक पेय पदार्थ पीते हैं, उसका नाम होता है हड़िया। ये चावल से बनता है। जब ये हड़िया पर भी टैक्स लगा दिए तब जनजातियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वे इनके विरुद्ध विद्रोह छेड़ देते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि हड़िया पे कौन सा कर लगाया गया था, तो ये हो जाएगा पथचुई कर। आदिवासियों के परंपरागत पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून को लागू किया जाना। देखिए जनजातियों में अलग अलग तरह के पंचायत व्यवस्था होती है, तो इनकी जो पढ़ा पंचायत व्यवस्था थी इस पर अंग्रेज अपनी अंग्रेजी कानून को लागू करना चाहते थे। इस वजह से भी यहाँ पे विद्रोह हो जाता है। तो ये थे कोल विद्रोह के जो प्रमुख क्या क्या कारण थे। ये 5 कारण मैंने बताया है, और भी कुछ कारण थे लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं वजहों से वे परेशान थे। इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त था। मुंडा लोग भी इस विद्रोह में मिले हुए थे, हो जनजाति, फिर चेरो जनजाति, खरवार। इसीलिए इसे कहा गया है सबसे व्यापक जनजातीय विद्रोह, क्योंकि बहुत सारे जनजाति मिल करके इस विद्रोह में भाग लिए थे। इस विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण SR टिकेल ने इन्हें लड़का कोल या लड़ाका कोल से संबोधित किया। हजारीबाग में बड़ी संख्या में अंग्रेजी सेना के मौजूदगी के कारण यह क्षेत्र इस विद्रोह से अछूता रहा। देखिए हजारीबाग में कोल विद्रोह नहीं फैला हुआ था, कोल विद्रोह नहीं हुआ था इस क्षेत्र में, क्योंकि इस क्षेत्र में जो अंग्रेजों की जो सेना थी सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में थी। इसी वजह से हजारीबाग में इस विद्रोह का कोई भी प्रभाव नहीं रहा। इस विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे कि कोल विद्रोह में प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बुधु भगत थे। बुधु भगत को कैप्टन एम्पे ने मारा था। जो कोल विद्रोह था उनका प्रमुख नेता था बुधु भगत, और इसे कैप्टन एम्पे ने मारा था। इसे भी आप याद रखें। इस विद्रोह के दमनकर्ता, यहाँ पे कर्ता होगा, दमनकर्ता कैप्टन विल्किंसन थे। आप दमनकर्ता भी याद रखें क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है कि कोल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? कैप्टन विल्किंसन। नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं हम लोग, भूमिज विद्रोह। ये किया गया था 1832 से 1833 के दौरान। भूमिजों द्वारा जंगल महल क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण जो भूमिज थे वे जंगल महल के क्षेत्र में लूटपाट करते थे। इसी वजह से इनका जो काम ही था लूटना, इसीलिए इन्हें अंग्रेज चुआड़ कहते थे। क्योंकि हम लोग लोकल लैंग्वेज में भी बोलते हैं कोई गलत काम करता है तो चुआड़ की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इन्हें चुआड़ कहा जाता था। यह विद्रोह सिंहभूम, धालभूम के साथ साथ वीरभूम तक विस्तारित था। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है कि भूमिज विद्रोह जो था किस क्षेत्र तक फैला हुआ था। ये पूछा हुआ था, ये वीरभूम को ऑप्शन में दिया हुआ था कि भूमिज विद्रोह वीरभूम में विस्तारित था या नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इस विद्रोह को गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। एग्जाम में पूछा है कि भूमिज विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे किसके द्वारा ये विद्रोह कराया गया था, तो वो हो जाएगा गंगा नारायण के द्वारा। अतः इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी जाती है। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। 1798 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकार के नियमों की उपेक्षा कर गलत तरीके से गंगा गोविंद सिंह को बाड़भूम का राजा नियुक्त कर दिया गया। देखिए 1798 में क्या होता है, अंग्रेज जो है वो गंगा गोविंद सिंह को बाड़भूम का राजा नियुक्त कर देते हैं। इसके अतिरिक्त बाड़भूम के दीवान माधव सिंह, गंगा सिंह का सौतेला भाई था, ने चालाकी से अपने चचेरे भाई
गंगा नारायण को मिलने वाली जागीर बंद करवा दी। अब जागीर बंद करवाने से गंगा नारायण को प्रॉब्लम हो जाती है और ये विद्रोह छेड़ देते हैं। इस प्रकार विद्रोह का प्रमुख कारण उत्तराधिकार के नियमों की अनदेखी, क्योंकि गंगा नारायण को वहां का राजा बनना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पे गंगा गोविंद सिंह को बना दिया जाता है। इसके वजह से गंगा नारायण नाराज हो जाते हैं और फिर विद्रोह छेड़ देते हैं। तो इसका प्रमुख कारण देखिए क्या क्या कारण था। उत्तराधिकार के नियमों की अनदेखी की गई थी, जनता पर अनैतिक कर लगाए गए थे, दिक्कुओं द्वारा जनता का शोषण, गंगा नारायण के साथ हुआ अत्याचार। मतलब गंगा नारायण के साथ जो अत्याचार हुआ था, जो उनका पद छीन लिया गया था, इसके वजह से ये विद्रोह हो जाता है। गंगा नारायण ने बदला लेने के उद्देश्य से भूमिजों को संगठित किया। अब भूमिजों को ये संगठित करते हैं। दीवान माधव सिंह की 26 अप्रैल 1832 को ये हत्या कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह का आगाज हो जाता है। भूमिज विद्रोह इसी वजह से शुरू होता है क्योंकि जो माधव सिंह थे उनकी हत्या कर दी जाती है गंगा नारायण के द्वारा। मई 1832 में रसेल के नेतृत्व वाली तथा नवंबर 1832 में ब्रेडन और ट्रिमर के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना पर गंगा नारायण ने सफलतापूर्वक हमला कर दिया। देखिए मई 1832 में रसेल और नवंबर 1832 में ब्रेडन और ट्रिमर ये मिल करके 1832 में आकर के युद्ध करते हैं गंगा नारायण के साथ, लेकिन ये दोनों युद्धों में गंगा नारायण जीत जाते हैं। गंगा नारायण से हारने के बाद 1832 में ही नवंबर माह में अंग्रेजी अधिकारी डेंट ने एक विशाल सेना के साथ गंगा नारायण पर हमला बोल दिया। इसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह खत्म हो जाता है, क्योंकि इस समय गंगा नारायण हार जाते हैं। नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं हम लोग, संथाल विद्रोह। ये हुआ था 1855 से 56 के बीच। अब ये विद्रोह बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ के पढ़िए। इस विद्रोह को हूल विद्रोह, देखिए किन किन नामों से जाना जाता है। हूल विद्रोह भी कहा जाता है, संथाल हूल भी कहा जाता है, सिद्धू कानू का विद्रोह, इतने नामों से इसे जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ, ये भी आया हुआ है कि हूल का अर्थ क्या होता है, क्रांति या बगावत। इस आंदोलन को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम जन क्रांति के रूप में जाना जाता है। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है। देखिए कार्ल मार्क्स संथाल विद्रोह को क्या नाम दिए हैं, भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दिए हैं। इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह को सिद्धू कानू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने प्रारंभ किया था। ये जो 6 भाई बहन थे, इनके द्वारा मिल करके इस विद्रोह में भाग लेते हैं और इस विद्रोह में ये पार्टिसिपेट करते हैं। 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में आदिवासियों ने एक सभा की। देखिए ये पूछा हुआ एग्जाम में कि 30 जून को जो भोगनाडीह में सभा की गई थी, इसमें कौन सा नारा दिया गया था, अपना देश अपना राज का नारा दिया गया था। और इसी समय से ये जो संथाल विद्रोह है ये शुरू हो जाता है। 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 30 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हूल दिवस के रूप में। इस सभा में सिद्धू को, देखिए ये जो भोगनाडीह में सभा बैठाई गई थी, उसमें सिद्धू को राजा बनाया गया था, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया था। इस विद्रोह का प्रारंभ संथाल परगना क्षेत्र से हुआ था और ये धीरे धीरे जो है हजारीबाग, बीरभूम और छोटा नागपुर क्षेत्र में फैल गया था। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे, लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी। ये 2 लोग मिलकर के हजारीबाग क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किए थे और बीरभूम में गोरा मांझी ने इसका नेतृत्व किया था। इस विद्रोह के दौरान जमींदार, महाजन, पुलिस, सरकारी कर्मचारी का नाश, ऐसा एक नारा भी दिया गया था कि जमींदारी, महाजन, पुलिस तथा सरकारी कर्मचारी का नाश हो।
अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने हेतु सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया और 5 दिसंबर 1855 को इसे फांसी दे दी जाती है। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड ने, ये 3 जो अंग्रेजी अधिकारी थे, अलेक्जेंडर, थॉमसन और रीड, ये तीनों मिल करके इस विद्रोह को दबा देते हैं। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था। ये पाकुड़ क्षेत्र में मार्टिलो टावर का निर्माण करते हैं ताकि इन विद्रोहियों से वे बच सके। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश एस्ली एडेन था। बाद में संथाल परगना जिला बनाया जाता है, उसमें एस्ली एडेन को वहां का जिलाधीश नियुक्त किया जाता है। अब देखिए इस विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। दामिन ए कोह का नाम परिवर्तित करके संथाल परगना कर दिया गया। देखिए हम लोग पहले देखे थे पहाड़िया विद्रोह के दौरान दामिन ए कोह, संथाल परगना क्षेत्र में दामिन ए कोह की स्थापना की गई थी। दामिन ए कोह उस समय उस क्षेत्र को कहा जाने लगा था, लेकिन बाद में फिर इसे बदल करके संथाल परगना कर दिया जाता है तथा इसकी नई सीमाओं का निर्धारण करते हुए दुमका, देवघर, गोड्डा, राजमहल 4 उपजिले बनाए जाते हैं। 1856 ईस्वी में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक एक नए पुलिस कानून की व्यवस्था की गई। इसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां दी जाती हैं। तो ये इसके परिणाम थे कि 1856 में यूल रूल लागू हो जाता है संथाल परगना क्षेत्र में। इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार हुआ था, बहुत सारी हत्याएं हुई थी। इस वजह से इस विद्रोह को खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि संथाल विद्रोह को खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। तो इस तरह से आज हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसके बाद जो झारखंड का जनजातीय विद्रोह है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मेरे चैनल्स में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरह का कोई गलती दिखता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।